नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली, और इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। शास्त्रीय नृत्य होता है जिसमें भाव भंगिमाओं के माध्यम से किसी पुरानी कथा या किसी विषय को जब चित्रित किया जाता है, उसे दर्शाया जाता है, तो उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ये अब आता है कि ये कितने तरीके के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य होते हैं 8 तरीके के। इनमें से 4 नाम आपके सामने हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी, क्षत्रिय और मणिपुरी। तो अब इसमें से पूछा गया कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, जिसका सही आंसर होगा कि तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से आपको ये भी याद रखना है कि भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। तो अब सवाल उठता है कि सबसे नई नृत्य शैली कौन सी है। तो क्षत्रिय, जो कि असम की है, सबसे नई नृत्य शैली है। बाकी भी देख लीजिए, मोहिनीअट्टम और कथकली ये आपके केरल के हैं, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और कथक आपका यूपी का है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है, जनता को वित्तीय आपातकाल के मामलों में देश को संभालने की अनुमति देता है, जनता को तीर्थ यात्रा के लिए करों का भुगतान करने का आदेश देता है और सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये कि जो भारत का लोकतंत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और अब्राहम लिंकन जी ने कहा भी था कि लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। तो यहाँ पे सबसे लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है। क्योंकि प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है देश में, वोट। जब हम इलेक्शन देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तभी आगे हमारी सरकार बनती है। तो इसमें से सबसे मुख्य फैसला क्या होगा, जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, और इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैंकिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी, कृषि और न्यायतंत्र। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत में अर्थव्यवस्था जो है वो आज भी क्या है, कृषि पर आधारित है। भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, NaCl। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल और ऊतक। तो देखिए इसमें से सही आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जिसकी वजह से ही पेड़ पौधों में जो आपको हरा रंग दिखाई देता है वो इस क्लोरोफिल की वजह से ही दिखाई देता है। अब बात आती है कि ये क्लोरोफिल बनता कैसे है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, जिसके केंद्र में आपको मैग्नीशियम परमाणु मिलता है। अब क्लोरोफिल के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। और जैसे इसमें दिया गया फ्लोएम और जाइलम, तो फ्लोएम एक ऊतक होता है जो पौधों में भोजन का संवहन करता है और जाइलम जल का संवहन करता है। बॉस्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी। तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये बॉस्टिल जेल पर तीसरी रियासत का हमला किस क्रांति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। बॉस्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी। फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799। 1789 में शुरू हुई थी और 1799 में समाप्त हुई थी। ठीक।
तो फिर अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत 2020 पुस्तक द्वारा लिखी गई है, और ये आपको राइटर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रसून जोशी और रामनाथ कोविंद। तो भारत 2020 पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो DNA का पूरा नाम क्या होता है? DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? सबसे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये आपको प्लेयर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और इनमें से एक प्लेयर का नाम बताना है। PV सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पंतवाने, साइना नेहवाल। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है PV सिंधु। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो PV सिंधु संबंधित है बैडमिंटन से। तो अपने अगले प्रश्न पर। सांकेतिक GDP के आधार पर भारत 2021 में दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी किस नंबर पर अर्थव्यवस्था है। तो सांकेतिक GDP के आधार पर भारत 2021 में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, और ये महिलाओं के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको एक नाम बताना है। शिवानी कटरिया, शिखा टंडन, सानिया मिर्जा और आरती साहा। तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है आरती साहा। इंग्लिश चैनल है कहाँ दोस्तों? तो इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड के दक्षिणी तट और फ्रांस के उत्तरी तट के मध्य में इंग्लिश चैनल है, जिसको पार पहली भारतीय महिला ने किया है आरती साहा। और अगर इसी जगह पूछा जाए कि पहले भारतीय पुरुष कौन थे, तो वो थे मिहिर सेन, जिन्होंने ये इंग्लिश चैनल को पार किया था। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। GST का अर्थ है, तो GST का अर्थ क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर। GST का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा कर। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है उड़ीसा झारखंड पट्टी। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध थे, तो ये कौन थे? दार्शनिक, चित्रकार, चिकित्सक और सम्राट। तो जो जीन जैक्स रूसो थे वो एक प्रसिद्ध थे दार्शनिक, और ये कहाँ के थे? ये थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, और इसमें से आपको एक पक्षी बताना है। तो जो पक्षी शांति का प्रतीक है वो है डव। डव क्या है? डव पक्षी जो है वो शांति का प्रतीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अंतर प्रकोष्ठिका अल्ना, बही प्रकोष्ठिका रेडियस, अंतरजंगिका टिबिया और उर्विका अस्थि फीमर। तो इसमें से आपको ये बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है उर्विका अस्थि, जिसको हम कहते हैं फीमर। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमर कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जांघ में, और ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी होती है। ठीक, अगर इसी जगह आपसे प्रश्न पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टेपेज। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। डैश को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो आपने एक बुक भी पढ़ी होगी, द लाइट ऑफ एशिया। तो ये लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है बुद्ध को।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सोवियत संघ वर्ष डैश में टूट गया। तो जो सोवियत संघ था वो किस वर्ष टूट गया था? तो सोवियत संघ टूटा था 1991 1991 में। सोवियत संघ का दूसरा नाम भी आपको पता ही होगा, जिसको हम कहते हैं USSR। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों और सतपुड़ा की पहाड़ियों। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी खास बात यह है कि नर्मदा नदी की ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो हमारा प्रश्न है, पिटाडुरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक निम्न में से किस स्मारक में पाई जा सकती है? और आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार और गेटवे ऑफ इंडिया। तो पिटाडुरा की जो वास्तुकला की जड़ना तकनीक है, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तकनीक होती क्या है। मुगल काल में बहुत प्रचलित थी ये कला तकनीक। इसमें क्या होता है, ये पत्थरों से बहुत नक्काशीदार कटिंग करके डिज़ाइन बनाई जाती है, तो इसको ही हम जड़ना तकनीक कहते हैं। पिटाडुरा की तकनीक इनमें ऑप्शंस में से अगर किसी स्मारक में पाई जाती है तो वो है ताजमहल। ताजमहल अगर आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत रंगीन पत्थरों से फूल पत्तियों की जो डिज़ाइन बनाई गई है वही पिटाडुरा की कला है। और इसे मुग़ल काल में पच्चीकारी भी कहा जाता था। मुग़ल कालीन सब वक्त में इसे पच्चीकारी की कला भी कहा जाता था। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले ये कला किस स्मारक में बनाई गई थी? इस ऑप्शन में तो ताजमहल सही है, लेकिन इंडिया में सबसे पहले ये कला एतमादुद्दौला के मकबरे में यूज़ किया गया था। और एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आगरा में यमुना नदी के तट पर है, जहाँ पे सबसे पहले ये कला बनाई गई थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लावणी डैश का लोक नृत्य है? लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? तो इनमें से लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अब अगर इनमें से पूछा जाए राजस्थान, गुजरात और बिहार की बात की जाए, राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, गणगौर और कालबेलिया। वैसे अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का डांडिया। और बिहार का पनवरिया और जाट जतिन। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी प्रणाली को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन्स सिक्रीज करती हैं हमारी बॉडी में और वो सीधा ब्लड में जाकर मिलता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा जो नहीं है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि किससे रिलेटेड है? लार ग्रंथि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। बाकी की जो है पीनियल ग्रंथि और थाइमस और अधिवृक्क ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलेटेड है। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ 1909 में। ये युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो ये युद्ध जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी और एक वहाँ पे बहुत प्रचलित था लिट्टे ग्रुप, उनके बीच में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।